हेलो एंड वेलकम यू ऑल। सो दिस इज़ कावेरी पाटिल एंड हम आ गए हैं हमारी MPPSC प्रीलिम्स 2024 के न्यू सिलेबस पर बेस्ड यूनिट फर्स्ट के साथ। यूनिट फर्स्ट में आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया वाला टॉपिक है। इसमें पहला जो टॉपिक है दैट इज़ एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन। इसका पहला पार्ट आ चुका है, वो हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन का लिटरेचर वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। होपफुली आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जल्दी से जाइए, उस वीडियो को देखिए, उसके नोट्स बनाइए और इस वीडियो को देखिए, इसके भी नोट्स बनाइए। ओके, सो ये वाला जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप इसको देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस लेक्चर को शेयर कीजिए। ओके, देखो एंशिएंट इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, इसके अंदर हम 4 पार्ट में सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। पहले पार्ट में हमने लिटरेचर को डिस्कस किया था, सेकंड पार्ट हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट से रिलेटेड है, थर्ड पार्ट में हम लोग फिलोसॉफी को डिस्कस करेंगे एंड फोर्थ पार्ट जो हमारा है वो मिसलेनियस टॉपिक का होने वाला है, जिसमें जितनी भी चीज़ें हमारी बच रही है फिलोसॉफी, मैथमेटिक्स, साइंस या फिर अगर आप बात करो लिटरेचर के अलावा, वो सब पार्ट जो है हम मिसलेनियस में कवर करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पार्ट। चलो, सो सबसे पहले ये आप जान लीजिए हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन, जो हमारे एंशिएंट ट्रेडिशन से रिलेटेड है। ओके, सो जब भी हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स की शुरुआत हम जीरो के बिना नहीं कर सकते हैं। तो जीरो एंड डेसिमल सिस्टम आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर मैथमेटिक्स। ओके, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि हम जीरो को क्या कहते हैं। तो हम लोग जीरो को शून्य कहते हैं और जीरो के बारे में पहली जानकारी आपको बागशली मैन्युस्क्रिप्ट में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बागशली मैन्युस्क्रिप्ट में मिलती है और ये बागशली मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो कहाँ से हमको मिली हुई है बेसिकली, तो ये मिली हुई है पाकिस्तान से। ठीक है, कहाँ किस पर्टिकुलर पीरियड की है, तो ये है 3rd सेंचुरी AD की। ओके, तो 3rd सेंचुरी AD में आपको बागशली मैन्युस्क्रिप्ट मिली हुई है जो पाकिस्तान में लोकेटेड है, जिसमें आपको पहली बार जीरो का मेंशन देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होगा कि आर्यभट्ट ने जीरो के कंसेप्ट को प्रपाउंड किया और जीरो को जब वो अपनी बुक आर्यभट्टीय में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके लिए जो वर्ड वो यूज़ करते हैं दैट इज़ ख। ओके, ख या फिर खा, ये वर्ड जो है बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है जीरो के लिए। जीरो के बारे में 2 फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, बागशली मैन्युस्क्रिप्ट एंड आर्यभट्टीय का जो ख वर्ड है जो जीरो के लिए यूज़ किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, देन अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की और आर्यभट्ट का नाम नहीं आए, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो आर्यभट्ट की कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं कि उन्होंने मैथमेटिक्स में क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिए हैं। सबसे पहली बात ये आप याद रख लो कि किस पीरियड से थे, तो 5th सेंचुरी CE से थे या फिर 5th सेंचुरी ADC थे, है ना। CE का मतलब होता है कॉमन एरा और AD दोनों सेम ही है। आर्यभट्ट जो है ये गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते थे, 5th सेंचुरी AD के अंदर इनका पीरियड था। ओके, ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे इनके पीरियड के। इन्होंने आइडिया बताया पोजिशनल नोटेशन एंड प्रोवाइडेड एल्गोरिथम फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, ये वाले वर्ड्स आप बिल्कुल आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए कि पोजिशनल नोटेशन का आइडिया किसने दिया हुआ है। ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 4 स्टेटमेंट वो आपसे पूछ लेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गिवन बाय आर्यभट्ट। ओके, तो पोजिशनल नोटेशन वाला पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है आपको पता होना चाहिए। नोटेशन क्या होता है, जो प्लस माइनस आप करते हो, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर नहीं होना चाहिए, दैट इज द कंसेप्ट गिवन बाय आर्यभट्ट। ओके, इन्होंने एल्गोरिथम भी बताए अरिथमेटिक ऑपरेशन के, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। ओके, ही ऑल्सो गेव एन एक्यूरेट अप्रोक्सीमेशन फॉर पाई। इसके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसका भी जो आइडिया है वो यहाँ पर आर्यभट्ट के द्वारा दिया गया। ठीक है, एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने सन एंड अर्थ की एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है, जो एक्चुअल दूरी है, उसके बारे में सबसे पहले हमको जानकारी दी और इन्होंने हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स के बारे में बताया। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट अपन थोड़ा सा समझते हैं कि हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स क्या होता है। देखो, आपको ये पता है कि हमारा जो यूनिवर्स है इसके अंदर एक सन है और 9 प्लैनेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो प्लैनेट्स हैं वो ये आपको पता है कि सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, पहले जब ये वाली थ्योरी पॉपुलर नहीं थी तो हिस्टोरियंस ने ये अंदाज़ा लगाया था कि हो सकता है ना कि अर्थ के आसपास सब रिवॉल्व कर रहे हो इंक्लूडिंग सन।
ठीक है। बट जो आर्यभट्ट है उन्होंने सबसे पहले वाली स्टडी की कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और जो सन है उसके आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ना कि अर्थ के आसपास प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, हेलियोसेंट्रिक यूनिवर्स। तो क्या क्या बात की हमने आर्यभट्ट के बारे में, इन्होंने जीरो का कंसेप्ट आपको दिया, पाई की जो अप्रोप्रिएट अप्रोक्सीमेशन है उसके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा इन्होंने जो पोजिशनल नोटेशन का कंसेप्ट है वो यहाँ पर दिया। इसके साथ साथ हेलियोसेंट्रिक जो यूनिवर्स है उसकी थ्योरी उन्होंने दी, और आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, इसके बारे में भी ये जानकारी देते हैं। ओके, आई होप सो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ब्रह्मगुप्त के वर्क के बारे में, जो 7th सेंचुरी AD के बहुत रिनाउंड मैथमेटिशियन रहे हैं। ब्रह्मगुप्त की बहुत फेमस बुक है, दैट इज ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। ठीक है, इस ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में वो आपको बता रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रूट्स। ठीक है, तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑब्वियसली सॉल्व की होगी आपके एकेडमिक्स में, तो उसमें आपको पता होगा कि पॉजिटिव रूट्स वाली भी होती है और नेगेटिव रूट्स वाली भी होती है। तो ये ब्रह्मस्फुट सिद्धांत उसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें पॉजिटिव रूट्स और नेगेटिव रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक जो साइक्लिकल क्वाड्रिलेटरल है, इसके बारे में यहाँ पर ये फॉर्मूला गिवन है, ये आप देख सकते हो, और आपने बचपन में इसको सॉल्व भी किया होगा। ओके, सो ये आप याद रख लो। नेक्स्ट है, ये ऑल्सो डिस्कस्ड इंडिटरमिनेट इक्वेशंस एंड इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन इन इंटीजर्स। ठीक है, तो जो इनडिटर्मिनेट इक्वेशंस हैं इसके बारे में बताते हैं, और वो इंटीजर के सॉल्यूशन के बारे में भी हमको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आप ये याद रखना, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत किसकी बुक है, किस पीरियड में लिखी गई है, और उसका मेन कंटेंट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है भास्कर, है ना, भास्कर 1 और 2, ये दो हैं। भास्कर प्रथम के बारे में भी जानकारी मिलेगी और भास्कर सेकंड के बारे में भी जानकारी मिलेगी, एंड दे बोथ वर वेरी रिनाउंड मैथमेटिशियंस। इन्होंने, इनका टाइम पीरियड याद रख लो आप, 7th से 12th सेंचुरी CE का पीरियड है। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया ज्योमेट्री में और अलजेब्रा में। ठीक है, भास्करा 2 की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो इनकी बुक है सिद्धांत शिरोमणि, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, याद रखना किसकी बुक है, तो सिद्धांत शिरोमणि भास्कर सेकंड की बुक है। ओके, इसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है इंडिटरमिनेट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड प्रोवाइडेड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स इन अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो ये हमको इसकी जानकारी मिलती है भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकंड के टाइम पीरियड की। ओके, सो अभी तक हम एक रिकैप ले लेते हैं, क्विक रिकैप की कौन कौन सी बुक्स हमने डिस्कस की। ठीक है, तो हमने पहले बागशली मैन्युस्क्रिप्ट को डिस्कस किया। बागशली मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, वो पाकिस्तान में एक मैन्युस्क्रिप्ट हमको मिली हुई है, और यहाँ पर सबसे पहले जीरो के बारे में उसमें मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा आर्यभट्टीय एक बुक हमने बात की जो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी हुई है, जिसमें जीरो को ख वर्ड से संबोधित किया गया है। इसके अलावा हमने ब्रह्मगुप्त के बारे में पढ़ा, जिनकी एक बुक है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, जिसके अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानकारी मिलती है। भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकंड की जो मेन बुक्स हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा भास्कर सेकंड की पर्टिकुलर बुक है सिद्धांत शिरोमणि, जिसके अंदर ये ज्योमेट्री अलजेब्रा, ठीक है, इंडिटरमिनेट इक्वेशन, इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो होपफुली ये जो चारों मैथमेटिशियंस हैं इनके बारे में कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। एक शुल्ब सूत्र करके भी एक बुक है जो डील करती है मैथमेटिकल नॉलेज से। क्वेश्चन आपको आ सकता है कि शुल्ब सूत्र इज अ पर्टिकुलर बुक रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट, ओके, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मेडिसिन और केमिस्ट्री। तो आप याद रखो कि शुल्ब सूत्र जो है ये मैथमेटिकल बुक है। ठीक है, ये किससे डील करता है, तो ये ज्योमेट्री से डील करता है, और ये कंस्ट्रक्ट करने के जो बेसिकली वैदिक रिचुअल्स होते थे उसमें हवन कुंड होते थे। तो ये हवन कुंड में किस तरीके से मैथमेटिकल इंजीनियरिंग के साथ हमको डिज़ाइन बनानी है उसके बारे में मेंशन करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो वैदिक रिचुअल में फायर ऑल्टर्स होता है, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर कि जो फायर ऑल्टर्स है इसकी डिज़ाइन कैसे की जाना चाहिए उसके बारे में शुल्ब सूत्र में आपको जानकारी मिलेगी।
इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी मिलेगी, इसमें पाइथागोरस थ्योरम जो आपने पढ़ी हुई है बचपन में उसके बारे में जानकारी मिलती है, और 3, 4, 5 ट्राइंगल के बारे में भी जानकारी आपको मिलती है ना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। सूर्य सूत्र क्या क्या चीज़ें की जानकारी मिल रही है, फायर ऑल्टर की डिज़ाइन के बारे में, मैथमेटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, 3, 4, 5 ट्राइंगल के बारे में, और पाइथागोरियन थ्योरम के बारे में। ओके चलो नेक्स्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिलेगी आपको। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने बात की आर्यभट्ट के बारे में और भास्कर सेकंड के बारे में, तो ये दोनों ही मैथमेटिशियन जो है ये इनके वर्क में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मेंशन करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। इसके अलावा इन्होंने अपने वर्क्स में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स को प्रोवाइड किया हुआ है, इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है, और इसके साथ साथ जो साइन थीटा कॉस थीटा आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है उन फंक्शन के बारे में भी आपको जानकारी इनके बुक्स में मिलती है। तो ट्रिग्नोमेट्री में किसका कंट्रीब्यूशन है, भास्कर सेकंड का और आर्यभट्ट का। ओके नेक्स्ट है इनफाइनाइट सीरीज, है ना, इनफाइनाइट सीरीज के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है, जिसमें आप अगर देखो तो यहाँ पर माधव करके एक संगम ग्रामा के बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने आपको इनफाइनाइट सीरीज के बारे में बताया हुआ है इनके बुक में, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज ये केरला के स्कूल मैथमेटिशियन थे फ्रॉम 14th century, made significant contribution to calculus. He developed infinite series expansion for trigonometric functions such as sine and cosine, laying the groundwork for later development in calculus. Okay, तो याद रखना आप लोग, इनका नाम भी पूछ सकते हैं आपसे कि ये किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ओके नेक्स्ट है ज्योमेट्री। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ज्योमेट्री के बारे में स्पेसिफिकली जो टेक्स्ट है वो है बोधायन सुल्ब सूत्र। तो बोधायन सुल्ब सूत्र में हमको सबसे पहली बार जानकारी मिलेगी ज्योमेट्री की। ओके तो ये आप याद रखना, कंटेन्स ज्योमेट्रिक रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरियस शेप्स इंक्लूडिंग स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। ओके चलो ठीक है। सो हमारा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है ना। आप एक बार अगर आपका क्विक रिकैप अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या क्या चीज़ें हमने बात कर ली। हमने आर्यभट्ट की बेसिकली आर्यभट्टीय के बारे में बात की, सिद्धांत शिरोमणि के बारे में बात की, हमने बाक्शली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बात की, भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकंड के बारे में बात की, भास्कर सेकंड की पर्टिकुलर बुक जो है सिद्धांत शिरोमणि इसके बारे में हमने बात की। इसके अलावा हमने बात की कि इनफाइनाइट सीरीज जो है उसकी बहुत सारी जानकारी हमको मिल जाती है। ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी हमको आर्यभट्ट की जो बुक है और भास्कर सेकंड की जो बुक है उससे मिल जाती है। ठीक है, सो ये जो फैक्ट है ये ऐसे आप फैक्ट की लिस्ट बना लो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके चलो नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन। मेडिसिन के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो टेक्स्ट आपको मिलता है दैट इज अथर्ववेद। ओके तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे 4 वेद होते हैं, उसमें से जो अथर्ववेद है इसमें सबसे पहली बार 99 डिसीज के ट्रीटमेंट की जानकारी आपको मिलती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट डाउन, है ना। 99 डिसीज़ की ट्रीटमेंट की जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि जो आयुर्वेदा है ये भी अथर्ववेद के ऊपर ही बेस्ड है, और अथर्ववेद से ही जो ट्रीटमेंट की जानकारी है उसका जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है वही आयुर्वेद में कंटेन्ड है। ओके चलो देखो आप लोग यहाँ पर आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स क्या है, ये वर्ड्स आपको बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, याद है रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, दोष। अब देखो आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 फंडामेंटल दोष। पूछेंगे आपसे कि आयुर्वेद में फंडामेंटली कितने दोष होते हैं, तो आयुर्वेदा में 3 दोष है, वात, पित्त एंड कफ, है ना। शायद आप लोगों ने पॉपुलरली वाले वर्ड सुने होंगे, काफी फेमस है। वात का मतलब होता है एयर एंड स्पेस, ओके। पित्त का मतलब होता है फायर एंड वाटर, एंड कफ का मतलब होता है अर्थ एंड वाटर, ठीक है। तो ये जो ह्यूमन की बायोलॉजिकल साइकिल है उसको कहीं ना कहीं से नेचुरल एलिमेंट से लिंक करके वो चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। इसके अलावा दिस दोषास आर बिलीव टू गवर्न वेरियस साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी, ठीक है। अगर कुछ भी इन तीनों में से डिस्टर्ब रहता है तो बस ज़रूरी नहीं कि आपकी फिजियोलॉजिकल पोजीशन में गड़बड़ हो जाए, आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन में भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है प्रकृति।
है ना। पहले हमने दोषास की बात की, 3 टाइप के दोषास होते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति। आयुर्वेद रिकॉग्नाइजेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड कैटेगराइजेस पीपल बेस्ड ऑन देयर यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दोषास नोन एज प्रकृति। तो बेसिकली प्रकृति क्या है, दे आर unique combination of doshas in a particular human being. Okay, understanding one's prakriti helps in tailoring a treatment and lifestyle recommendation. Okay, समझ में आया आप लोगों को। दोषास हैं, दोषास मेनली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आप वात, पित्त और कफ की बात करते हो। इन जो दोषास हैं इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, प्रकृति बनता है। जब जो भी वेद है वो एनालाइज करते हैं आपकी प्रकृति को और फिर उस हिसाब से जो है वो आपको ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे आयुर्वेदिक हिसाब से। मतलब आप समझ पा रहे हो कि ट्रीटमेंट बेसिकली किसको एनालाइज करके किया जा रहा है, तो प्रकृति को एनालाइज करके किया जा रहा है। प्रकृति क्या है, तो दोषा से कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। ओके, होपफुली ये दोनों टर्म्स जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें याद भी नहीं हो रही है, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएगा, तो आप बिल्कुल इसका जो आंसर्स है वो सही लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट है आयुर्वेदिक टेक्स्ट। आयुर्वेद पे बेस्ड 2 बहुत फेमस टेक्स्ट है, बचपन से आप इनका नाम सुनते आ रहे हो, दैट इज चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता। ओके, चरक संहिता किसने लिखी है, नाम से ही क्लियर है, सेज चरक, है ना, चरक ऋषि ने लिखी हुई है। दिस एंशिएंट टेक्स्ट इज वन ऑफ द फाउंडेशनल वर्क्स इन आयुर्वेद। आयुर्वेद का एक फाउंडेशन ये तैयार करता है। इट कवर्स वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, है ना, इसके बारे में ये जानकारी देता है। चरक संहिता जो है मेडिसिन और एक तरीके से कंप्लीट जो आयुर्वेदिक नॉलेज है इसके बारे में आपको जानकारी देगा। किस पीरियड से बिलोंग करते थे चरक, तो ये है गुप्ता पीरियड से। आप लोगों ने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट सुना होगा कि गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो क्यों गोल्डन एज बोल रहे हैं, तो देखो आर्यभट्ट उस पीरियड में थे, है ना, कालिदास उस पीरियड में थे, चरक उस पीरियड में, सुश्रुत उस पीरियड में है। तो ये जो लोग हैं ना, ये बेसिकली हर फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे मेडिसिन हो। तो इस वजह से जो है वो गोल्डन एज बना रहे हैं उस पीरियड को, अगर डेवलपमेंट साइंटिफिक इतना ज़्यादा हो रहा है तो। ओके, तो याद रखना चरक संहिता में क्या कंटेंट है और ये किसके ऊपर बेस्ड है। सुश्रुत संहिता, ये सुश्रुत जो से सुश्रुत है इन्होंने लिखी हुई है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो सीधा आपको एग्जाम में आ सकता है। ये फोकस करता है सर्जरी के ऊपर, ठीक है, सर्जरी जिसको शल्य चिकित्सा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शल्य चिकित्सा। तो ये जो शल्य चिकित्सा है इसके ऊपर फोकस करता है जो सुश्रुत संहिता है। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि चरक की संहिता है या फिर सुश्रुत संहिता है। आप याद रखो कि सर्जरी से रिलेटेड सुश्रुत संहिता है। एंड इज कंसीडर्ड one of the earliest works on surgery in the world. It provides detailed description of surgical procedure, instrument and anatomy. बस ऐसा नहीं कि सर्जरी कैसे की जानी है उसकी जानकारी दे रहा है, सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट, उसकी एनाटॉमी, सबकी जानकारी जो है यहाँ पर आपको सुश्रुत संहिता देती है। इसके साथ साथ देखो एक और वर्ड आप याद रख लो कि जो सुश्रुत संहिता है इसमें आपको राइनोप्लास्टी का भी एग्जाम्पल मिलता है। राइनोप्लास्टी क्या होती है, तो राइनोप्लास्टी बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी होती है। तो आप याद रखना कि जो सुश्रुत संहिता है इसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट जानकारियां मिलती है। पहली है सर्जरी से रिलेटेड और दूसरी है राइनोप्लास्टी से रिलेटेड। ओके, सो होपफुली आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, दोष, प्रकृति, चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज पंचकर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पंचकर्म क्या होता है, तो बेसिकली ये क्लिनजिंग मेथड है। क्लिनजिंग मेथड है जो बेसिकली डिफरेंट प्रोसीजर प्रोवाइड करती है बॉडी को क्लिनज करने के और बॉडी को प्यूरिफाई करने के, टू प्यूरिफाई द बॉडी। अब बॉडी को कैसे प्यूरिफाई किया जा सकता है, तो वॉमिटिंग, परगेशन, बेसिकली क्लिनजिंग प्रोसेस होती है। ये भी एनेमाज होता है, जैसे अगर आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, याद रख लो ना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनेमाज रिलेटेड है इंटेस्टाइन से, इंटेस्टाइन की प्यूरिफिकेशन से। तो इंटेस्टाइन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो जो आपका रेक्टम है वहाँ पर कुछ प्रोसीजर से उसको हटाया जा सकता है, ठीक है। नेजल क्लिनजिंग है ना, आपकी नाक की क्लिनजिंग करना और ब्लड प्यूरिफिकेशन करना, ताकि आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स है
ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी जहरीले पदार्थ हैं वो रिमूव हो सके और आपकी बॉडी जो है ये बैलेंस को रिस्टोर कर सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। तो पंचकर्म भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो भी आयुर्वेद का ही पार्ट है और ये भी हमारी ट्रेडिशन का ही पार्ट है। ओके, नेक्स्ट है योगा एंड मेडिटेशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। योगा जो है ये आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा पतंजलि की बुक योग सूत्र में। तो योग सूत्र वॉज अ फंडामेंटल बुक रिलेटेड टू योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है, ये आयुर्वेदा के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसकी बात करें तो आयुर्वेदा इज क्लोजली लिंक्ड विथ योग एंड मेडिटेशन फॉर मेंटेनिंग ओवरऑल वेलबींग प्रैक्टिसेस लाइक आसन एंड प्राणायाम, ब्रीथ कंट्रोल आर कंसिडर्ड टू बेनिफिशियल फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ऑब्वियसली आपको पता होगा कि योगा जो है ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अभी हम हमारी कंट्री के साथ साथ बाहर के देशों में भी योगा को बहुत पॉपुलराइज किया जा रहा है। कमेंट में आप ड्रॉप कीजिए जो हमारा वर्ल्ड योगा डे है वो किस दिन मनाया जाता है। ओके, चलो, तो योगा एंड मेडिटेशन याद रखना, पतंजलि आप इसमें याद रखो, योग सूत्र आप याद रखो। यहाँ पर पंचकर्म किससे रिलेटेड है, तो क्लिनजिंग से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। एनिमास क्या होता है इसके बारे में हमने बात की। तो ये वाली जो टर्म्स है सीधी सीधी एग्जाम में आ सकती है। ओके, चलो, नेक्स्ट है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। ओके, मतलब ऐसा कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है बट स्टिल आप प्रिवेंशन की आपको कोई बीमारी नहीं हो जाए तो आप कुछ हेल्थ केयर करते हो, तो उसके बारे में भी आपको आयुर्वेद में मेंशन मिलता है। आयुर्वेद में आपको कुछ डेली ड्यूटीज़ के बारे में मेंशन किया हुआ है और कुछ सीजनल ड्यूटी के बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर इसको अगर आप मेंटेन करते हो तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो बहुत अच्छे से मेंटेन रहता है। तो दिनचर्या और ऋतुचर्या, दिनचर्या जो बेसिकली डेली रूटीन आप फॉलो करोगे और ऋतुचर्या मतलब सीजनल ड्यूटीज़ को आपको फॉलो करना है। मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगी, एक छोटा सा एग्जांपल है। बेसिकली जब हम योग करते हैं या फिर हम कुछ भी एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं तो हम ना एक मेथड से चेक करते हैं जो आयुर्वेदिक मेथड हो सकती है। जैसे आप बेसिकली आपका जो नोज़ है उसमें कहाँ से ब्रीदिंग आ रही है ज़्यादा वो आप चेक करते हो, जिसको आप बोलते हैं सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। अगर चंद्र नाड़ी है, चंद्र नाड़ी बेसिकली लेफ्ट है और सूर्य नाड़ी राइट है, अगर चंद्र नाड़ी से अगर आपकी ज़्यादा हवा आ रही है तो ऐसा माना जाता है कि वो आपका स्लीपिंग को शो करेगा कि अगर अब आप सो जाइए, और अगर आपकी सूर्य नाड़ी है तो आपको एक्टिविटी को शो करेगा कि मतलब अब आपको जो है काम पर लगना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो डेली रूटीन का पार्ट होती है जो यहाँ पर आयुर्वेद बताता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, नेक्स्ट जो हमारा है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि और आयुर्वेद में किसकी जानकारी मिलती है। तो जैसे हमने बात कर ली कि सुश्रुत संहिता और चरक संहिता, बताइए फटाफट से, सुश्रुत संहिता किससे रिलेटेड है, तो सर्जरी से रिलेटेड है, और चरक संहिता किससे रिलेटेड है, तो जनरल मेडिसिन से रिलेटेड है। ओके, सर्जरी, इसके साथ साथ हमने यहाँ पर राइनोप्लास्टी की भी बात की थी, है ना। अब आयुर्वेद के 8 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। 8 कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि अगर ये वाले पॉइंट, ये वाले पर्टिकुलर डिसीज यहाँ पर हो सकती है और इन डिसीज के अंदर आप देखोगे कि कंबाइनली ऑल डिसीज जो भी हो सकती है वो सभी यहाँ पर रिकवर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या 8 कंपोनेंट है, तो एक तो जनरल मेडिसिन है ना, जो जनरल मेडिसिन होगी, खांसी कब्ज जुकाम वगैरह जो हो गया तो वो जनरल मेडिसिन उसके लिए हो जाएगी। पीडियाट्रिक्स के लिए, सर्जरी के लिए है ना, ऑप्थेमोलॉजी, ENT और डेंटिस्ट्री। ठीक है, तो वही है आपका कि आँख नाक गले की जो भी समस्या होंगी उसके लिए यहाँ पर ऑप्थेमोलॉजी, ENT या फिर डेंटिस्ट्री की जाती है। डेमोनोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोनोलॉजी का मतलब होता है भूत प्रेत से डर लगना। अब भूत प्रेत से डर लगना एक मेंटल साइकोलॉजिकल इलनेस है, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आयुर्वेद में डील किया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए हो सकता है। लाइक अभी अगर आप देखो तो गवर्नमेंट जो है ना फोकस कर रही है कि मेंटल हेल्थ पे भी फोकस किया जाए, ठीक है, बस हम फिजिकल हेल्थ को ही हेल्थ नहीं माने। तो यहाँ पर आयुर्वेद में उसकी भी जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, चलो, नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहरीला। तो जहर जब फैलता है तो उसको कैसे निराकरण के उपाय हो सकते हैं उससे भी रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। एंटी एजिंग, ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप बहुत कुछ हर्ब्स वगैरह लेकर आए हैं जो बहुत आयुर्वेदिक है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, तो एंटी एजिंग भी उससे पॉसिबल हो सकती है। और है आपका एफ्रोडिसिएक्स, ठीक है, तो ये आपको जानकारी। एफ्रोडिसिएक्स का मतलब होता है सेक्सुअल इलनेस, जो भी सेक्सुअल इलनेस है इसकी भी यहाँ पर आयुर्वेदास में आपको
जो भी इसके इलाज वगैरह है वो भी आपको मिल जाते हैं, है ना। तो ये वाला आप याद रखना कि 8 कंपोनेंट्स क्या क्या है। इसके अलावा आयुर्वेदिक हर्ब्स के बारे में आप याद रख लेना कि क्या क्या है आयुर्वेदिक हर्ब्स इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक हर्ब किसको कंसिडर किया गया है। तो अश्वगंधा, बीटर मेलन दैट इज करेला, टर्मरिक हल्दी, बेसिल जो है आपके तुलसी के पत्ते, त्रिफला और त्रिकटु, ठीक है। तो ये इनके भी आप नाम नोट डाउन कर लो, और जो 8 कंपोनेंट्स है आयुर्वेदा के इसके भी नाम आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे हिंदू माइथोलॉजी के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है कि हेल्थ से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा फोकस किया गया माइथोलॉजी में। तो यहाँ पर एक अश्विन गॉड के बारे में मेंशन किया जाता है। तो अश्विन्स या फिर अश्विन्स ये एक्चुअली एक गॉड नहीं है, 2 अलग अलग गॉड्स थे। दे आर ट्विन ब्रदर्स एंड डिवाइन फिजिशियन, है ना, ऐसा बोला जाता था कि वो देवताओं के फिजिशियन है। तो हमारे हिंदू ट्रेडिशन में, तो हिंदू माइथोलॉजी में गॉड ही है जो फिजिशियन है, तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। दे आर कंसिडर्ड टू बी द सन ऑफ सूर्य, है ना। और इसके साथ साथ वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको अश्विनी नक्षत्र का नाम दिया गया है। आप लोगों को आपको पता होगा कि अश्विन नक्षत्र एक होता है, तो ये अश्विन नक्षत्र आपको देखने को मिलेगा लूनार मेंशन में, इज नेम्ड आफ्टर अश्विन कुमार, है ना। तो ये 2 ब्रदर थे जैसे हमने बात की, तो इनको बोला जाता है अश्विन कुमार। इट इज द फर्स्ट नक्षत्र इन द ज़ोडिएक एंड इज एसोसिएटेड विद द हीलिंग एंड इनिशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे ज़ोडिएक का जो पहला ही नक्षत्र है वही अश्विन नक्षत्र है। तो हम स्टार्टिंग से ही, है ना, मतलब हम बिल्कुल सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पे रखते हैं आपके हीलिंग और इनिशिएशन को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए। नेक्स्ट है धन्वंतरी, है ना, आप लोग इनकी पूजा भी करते हो धनतेरस के टाइम पीरियड पर। तो धन्वंतरी एक 4 आर्म डीटी कंसिडर की जाती है, जिनके हाथ में एक शंख है, एक चक्र है, एक अमृत है और ये हर्बल प्लांट है, ठीक है। तो देखो ये इमेज मैंने यहाँ पर डाली हुई है, तो ये हर्बल प्लांट, ठीक है, और ये धन्वंतरी जो गॉड है वो है। तो हर्बल प्लांट है, तो ये क्या बता रहा है आपका आयुर्वेदिक की इंपॉर्टेंस के बारे में। ऐसा बोलते हैं कि ये जो पॉट इन्होंने पकड़ा हुआ है इसमें अमृत है, और ये अमृत जो है ये ऐसा ही अमृत नहीं है, ये जो है बहुत सारी बीमारी को ठीक कर सकता है, इवन इंसान को जिंदा कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा जो बेसिकली केमिस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है जिससे अमरत्व का वरदान यहाँ पर मिल सकता है लोगों को, तो वो आपको यहाँ पे सिग्निफाई करता है। और ऐसा नहीं कि कुछ बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा अमृत्व का, ठीक है। अमृत्व का सिग्निफिकेंस यहाँ पर यह है कि बेसिकली आपकी आयु बढ़ जाएगी, आपकी एंटी एजिंग हो जाएगी, और वो किससे पॉसिबल है, तो वो आयुर्वेदा से पॉसिबल है। तो वो सिग्निफाई किया जा रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अगर एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब वही हो सकता है कि वो एक मेटाफोर हो, ठीक है, कुछ और बता के आपको कुछ और बताने की कोशिश की जा रही है। तो वैसे इस पॉट में ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें बहुत इसेंशियल मेडिसिन हैं जिससे बहुत सारी बीमारियों से राहत मिल सकती है। अगर आपको बीमारी से राहत मिल गई तो ऑब्वियसली आप अमर हो गए, तो वैसा सिग्निफाई कर रहा है, ओके। तो ये आप थोड़ा सा समझना ध्यान से, ठीक है। तो ये धनतेरस में इनकी पूजा की जाती है जो दिवाली फेस्टिवल का पार्ट है, ठीक है। धनतेरस पीपल प्रे टू धनवंतरी सीकिंग हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है। तो क्या मांगते हैं, तो ये एक अच्छी गुड हेल्थ मांगते हैं और वेलबींग यहाँ पर धनतेरस के दिन मांगी जाती है, ओके। तो इसी के साथ हमारा मेडिसिन वाला पार्ट खत्म होता है ना। तो क्या क्या चीज़ें हमने बात की मेडिसिन के अंदर, तो हमने सबसे पहले बात की अथर्ववेद की। अथर्ववेद में 99 डिसीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में मेंशन है। इसके बाद हमने आयुर्वेद की बात की। आयुर्वेद के जो फंडामेंटल एलिमेंट है उसमें 2 पर्टिकुलर पॉइंट हमने बात किए थे कि एक दोष होता है जिसमें 3 फंडामेंटल दोष होंगे, वात पित्त और कफ। उसके अलावा इनकी कॉम्बिनेशन से बनती है प्रकृति, ठीक है। और ये प्रकृति को एनालाइज करके यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो भी फिजिशियंस हैं, वो आपको दवाई देते हैं। उसके अलावा हमने आयुर्वेदिक टेक्स्ट की बात की थी जिसके अंदर सुश्रुत संहिता है और चरक संहिता है। चरक संहिता जनरल मेडिसिन से रिलेटेड है, सुश्रुत संहिता सर्जरी और राइनोप्लास्टी से रिलेटेड है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं पंचकर्म की। पंचकर्म क्या होता है, क्लिनजिंग ऑफ अ बॉडी, है ना। तो क्लिनजिंग अलग अलग लेवल पे की जाती है ना। इसके अलावा हमने बात की थी योग और मेडिटेशन की। पतंजलि को बिल्कुल आपको नाम याद रखना है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में अपने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक दिनचर्या और ऋतुचर्या का। फिर आपका जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें अश्विन कुमार की बात की जाएगी। अश्विन कुमार फर्स्ट ज़ोडिएक साइन है आपके, जो हेल्थ को बता रहे हैं, हेल्थ को सिग्निफाई कर रहे हैं। इसके अलावा धन्वंतरी जो हर्बल प्लांट अपने हाथों में लेकर खड़े हैं, है ना, और पॉट अपने हाथ में लेकर खड़े हैं जिनकी पूजा भी की जाती है, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ये सब चीज़ें। चलो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिक्स।
फिजिक्स में भी बहुत कंट्रीब्यूशन इंडिया का रहा है। पहला जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज एटॉमिक थ्योरी। ओके, एटॉमिक थ्योरी के बारे में पहली जानकारी आपको मिलेगी वैशेषिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी में। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में स्कूल ऑफ फिलोसॉफी पढ़ने वाले हैं और उसमें हम वैशेषिक स्कूल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वैशेषिक स्कूल जो फिलोसॉफी है वो दी है कणद ऋषि ने, याद रखना किसने दी हुई है। ये एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताती है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट देती है परमाणु का। किसका? परमाणु का। According to this theory, the smallest indivisible particle called atoms, परमाणु, combine to form matter। ठीक है, तो जो हम बेसिकली एक बेसिक फिजिक्स में पढ़ते हैं कि डिफरेंट जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कंबाइन होते हैं और उससे मैटर बनता है। तो सेम जो कंसेप्ट है वो सबसे पहले जो है महर्षि कणाद ने दे दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो साइंटिस्ट थे वो कितने एडवांस थे। ओके, नेक्स्ट है मैकेनिक्स एंड मोशन। जैसे हमने एक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी की बात की, वैशेषिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, वैसे ही एक बहुत फेमस स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है दैट इज न्याय स्कूल। न्याय स्कूल जो है ये दिया हुआ है गौतम ऋषि ने, है ना, याद रखना किसने दिया हुआ है, तो गौतम ऋषि ने, है ना। इसमें बेसिकली न्याय सूत्राज हैं जो आपको मोशन और कोजेशन की थ्योरी बताते हैं। थ्योरी ऑफ मोशन और जो मैकेनिक्स है उसकी थ्योरी यहाँ पे बताई जाती है। द स्कूल थिंकर्स एक्सप्लोर्ड कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फोर्स, मोमेंटम एंड द नेचर ऑफ मोशन, है ना, याद रखना आप। नेक्स्ट है लाइट एंड ऑप्टिक्स के बारे में। तो लाइट एंड ऑप्टिक्स के बारे में पहला तो आर्यभट्ट ने ही डिस्कशन किया था इसके बारे में, जैसे हमने बात की थी कि इन्होंने सूर्य और अर्थ की जो दूरी है उसके बारे में बताया था। तो लाइट एंड ऑप्टिक्स के बारे में आर्यभट्ट में मेंशन मिल जाता है, आर्यभट्टीय में। Discuss the nature of light and its propagation. They made observations in related to optics, although the understanding was more qualitative than quantitative. समझ में आया आपको वाला टर्म? मतलब अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर किया गया है, क्वालिटेटिव यहाँ पर किया हुआ है, मतलब बेसिकली एक जनरल इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर क्वांटिटेटिव मेंशन किया हो कि कितना पर्टिकुलर एग्जैक्ट नंबर है। ठीक है, तो ये याद रखना। एटॉमिक थ्योरी वैशेषिक स्कूल, मैकेनिक्स एंड मोशन न्याय स्कूल एंड लाइट एंड ऑप्टिक्स जो है वो आर्यभट्टीय में डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमी एंड प्लैनेटरी मोशन। तो ये हमने बात की अभी, जैसे आर्यभट्टीय के अंदर इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, बताओ जल्दी से। तो इन्होंने दी थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या होता है कि सन बीच में है और आसपास जो है प्लैनेट्स उसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, सो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में मेंशन मिलेगा। एंड मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू एस्ट्रोनॉमी। ही प्रोवाइडेड मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस, जैसे पाई का भी एक तरीके से बताएंगे, फॉर द मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूडिंग द प्लैनेट्स। आर्यभट्ट ऑल्सो डिस्कस्ड द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। हाँ, ये वाला पॉइंट हमारा वहाँ पर मिस हो गया था। तो जो है अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है ना। इसकी जानकारी जो है सबसे पहले आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्यभट्टीय में दे दी थी। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। जो अकोस्टिक्स होते हैं बेसिकली इट इज़ अ साइंस ऑफ साउंड, है ना। तो जो अकोस्टिक्स है, साइंस ऑफ साउंड आप बोल सकते हो इसको, साइंस ऑफ साउंड मतलब ध्वनि शास्त्र भी आप इसको बोल सकते हो, है ना। तो इसमें आपको न्याय शास्त्र में, जल्दी से बताओ न्याय शास्त्र किसने दिया हुआ है, तो नाट्य शास्त्र यहाँ पे लिखा हुआ है। न्याय शास्त्र की हमने अभी बात की थी, न्याय शास्त्र दिया हुआ है गौतम ऋषि ने, है ना। देखो नाट्य शास्त्र की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पर नाट्य शास्त्र जो बुक है वो लिखी हुई है भारत मुनि ने। भारत मुनि जो है इन्होंने क्या किया था, डिफरेंट वेदास से, जैसे हमारे पास 4 वेद है, तो चारों वेदास में से कुछ कुछ पर्टिकुलर कंटेंट उठाया था और उसके अंदर सबको कंपाइल करके नाट्य शास्त्र की रचना की थी। तो इन नाट्य शास्त्र में क्योंकि सॉन्ग का भी और म्यूजिक का भी पार्ट आता है, तो उसमें ऑब्वियसली वो म्यूजिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो याद रखना कि नाट्य शास्त्र किसका है, तो ये है भरत मुनि का। और अगर आप देखो तो आपको इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो इसमें जानकारी मिलती है आपको एकॉस्टिक्स के बारे में या फिर साइंस ऑफ साउंड के बारे में। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर ये एकॉस्टिक्स जो है ये एस्ट्रोनॉमी से कैसे रिलेटेड है, तो ये आप चीज़ याद रखना कि जो हमारा यूनिवर्स है उसमें एक कांस्टेंट साउंड की आपको आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो हम जो लोग हैं ना, जैसे जो बेसिकली नाट्य शास्त्र जैसे जो बुक्स हैं वो रिलेट करते हैं उस साउंड को प्रेजेंट म्यूजिक से। ठीक है, जो बहुत ही ऊपर का टॉपिक है, लाइक बहुत रिनाउंड लोग ही उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो नाट्य शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा कि म्यूजिक के बारे में डिस्कशन है, डांस के बारे में डिस्कशन है, ड्रामाटर्जी के बारे में डिस्कशन है, इंक्लूड्स इनसाइट्स इन अकोस्टिक्स एंड द नेचर ऑफ साउंड।
ठीक है, इसके बारे में बताता है। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म किसके कहाँ पर मेंशन्ड है, तो युक्तिभाष, बहुत इंपॉर्टेंट है। युक्तिभाष किसने लिखी हुई है, तो ये ज्येष्ठ देव ने लिखी हुई है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कसेस मैग्नेटिज्म and the properties of magnets. It provides insight into the use of magnets in various application. तो हमने बात की युक्ति भाष के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, तो यहाँ पर जो एंशियंट पीपल थे वो बहुत सारे स्टेप वेल बनाते थे, या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप देखो तो लीवर बनाते थे, पुली बनाते थे, बहुत सारे कुएं वगैरह बनाते। तो ऐसा नहीं कि उसमें मैथमेटिक्स यूज़ नहीं हो रहा है, उसमें बहुत मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है। तो ये जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको थ्रू आउट एंशियंट ट्रेडिशन देखने को मिल रही है। ओके, सो ये आपका हो गया एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट, है ना। एस्ट्रोनॉमी वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने बात की एटॉमिक थ्योरी, वैशेषिक, परमाणु, और परमाणु जो है उससे क्या बनता है, मैटर बनता है। मैकेनिक्स इन मोशन, न्याय सूत्र में जानकारी मिलेगी। लाइट एंड ऑप्टिक्स, आर्यभट्ट में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है आपका एस्ट्रोनॉमी एंड प्लेनेटरी मोशन, आर्यभट्ट में जानकारी मिलेगी। अकॉस्टिक्स के बारे में भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है उसमें जानकारी मिलेगी। मैग्नेटिज्म के बारे में युक्तिभाष ऑफ ज्येष्ठ देव, है ना, इसमें इसकी जानकारी आपको मिल जाती है। चलो नेक्स्ट है एल्केमी। सो हम बात करेंगे अब केमिस्ट्री की। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कशन कर लिए, हमने मैथमेटिक्स, हम लोगों ने फिजिक्स, हम लोगों ने अभी मेडिसिन डिस्कस कर लिया, और हमने एस्ट्रोनॉमी को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम बात करें केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की जो साइंस है दैट इज कॉल्ड एल्केमी, है ना। ये इसको जो है रस शास्त्र बोलते हैं, है ना। तो केमिकल दैट इज रस, और रस का जो शास्त्र है दैट इज रस शास्त्र। संस्कृत में कहा जाता है, वॉज प्रैक्टिस्ड इन एंशिएंट इंडिया। एल्केमिस्ट सॉट टू ट्रांसम्यूट बेस मेटल इनटू गोल्ड। ठीक है, तो बेस मेटल्स को कैसे गोल्ड में चेंज करना है, ये भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो ये जो है ये भी एंशिएंट इंडिया में किया जाता था। क्रिएट एक्सेलेंस ऑफ इमॉर्टिलिटी, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ये लोग जो है केमिकल कॉम्बिनेशन तैयार करते थे जिससे लोग अमर हो जाते थे, उनको अमरत्व मिल जाता था। तो ये भी आपको जानकारी मिलती है। एंड डिस्कवर द फिलोसोफर्स स्टोन। द एल्केमिकल ट्रेडिशन इन इंडिया डेट्स बैक टू एंशिएंट टेक्स्ट सच एज, क्या बुक का नाम है, रस रत्नाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रस रत्नाकर और रस रत्न समुच्चय। ठीक है, रस रत्नाकर और रस रत्न समुच्चय, ये बुक्स के बारे में आपको मेंशन मिलता है, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि मेटेलिक कंपाउंड अलॉय और मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर किया जाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये वाली बात समझ ली कि इसके अंदर रसशास्त्र बेसिकली एल्केमी को कहा गया है। दो इंपॉर्टेंट बुक है, रस रत्नाकर और रस रत्न समुच्चय। और इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी मिलती है कि पहले के लोग क्या प्रिपेयर करते थे, तो कैसे बेस मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट करना है, कैसे इमॉर्टिलिटी के अंदर केमिकल कॉम्बिनेशन तैयार करने, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेटलर्जी, मेटलर्जी का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ये आप देख पा रहे हो, ये क्या है, तो ये है मेहरौली आयरन पिल्लर। ठीक है, तो मेहरौली का आयरन पिल्लर, ये अभी मेहरौली जो है वो मतलब ये वाला जो पिल्लर है ये लोकेटेड है दिल्ली कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, ये गुप्ता पीरियड का है। तो इसमें खास बात क्या है, तो इसमें खास बात ये है कि ये गुप्ता पीरियड को कितना समय हो गया, काफ़ी समय हो गया है ना, बट स्टिल टिल डेट अभी तक इसके ऊपर रस्ट नहीं लगी है ना, अभी तक इसके ऊपर जंग नहीं लगी। तो भाई ऐसा क्या साइंस तैयार किया था, अभी हम लोग लोहा बनाते कुछ समय बाद जंग लग जाती है 1-2 साल में, है ना, ये हज़ारों साल से वैसा की वैसा टिका हुआ है, तो क्या साइंस था, तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री का ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर मेटलर्जी, आयरन पिल्लर ऑफ दिल्ली डेटिंग बैक टू the Gupta period 4th-5th century CE is the testament of the advanced metallurgical skills of ancient Indian craftsmen. The pillar has withstood corrosion for over 1,000 years, 1000 साल से बिना रस्ट के है। ठीक है, due to the high quality of iron used and the protective layer of passive iron oxide formed on its surface, है ना, इसकी जो surface है इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो गई है। अब ये जो लेयर है बेसिकली इसकी वजह से इसके ऊपर जंग नहीं लग रही है। ठीक है, तो क्या साइंस यूज़ किया हुआ है, क्या केमिस्ट्री वाले स्किल्स है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आपको एंशिएंट इंडिया का देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट है
आयुर्वेद के अंदर भी आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री, ऑब्वियसली अगर आप हर्ब्स से कुछ दवाइयाँ तैयार कर रहे हो तो उसमें भी केमिकल फार्मूलाज वगैरह यूज़ करेंगे ये लोग। तो यहाँ पर आयुर्वेदा, द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री इन द प्रिपरेशन ऑफ हर्बल रेमेडीज। मिनरल फॉर्मुलेशन क्या बोला गया है? भस्म बोला गया है। अब देखो भस्म का कंसेप्ट समझते हैं क्या है। तो भस्म एक राख होती है, आपको पता होगा, बट ये जो राख अगर आप कभी कभी कुछ पर्टिकुलर डिसीज में अगर राख अगर आपकी बॉडी पे लगा लेते हो तो फिर जो है आपको बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत अच्छा आपको ट्रीटमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो मिनरल फॉर्मुलेशन है, मतलब राख आप अपने घर के लगाओगे तो उसमें नहीं होगा, बट वो लोग कुछ अलग भस्म आपको बनाकर देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जो मिनरल फॉर्मुलेशन है वो भी केमिकल इंजीनियरिंग से ही बनाया गया है ना। नेक्स्ट है मेटेलिक सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर थेरापेटिक पर्पसेस। इसके अलावा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता कंटेन डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन एंड प्रोसेसेस इंक्लूडिंग डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स। ओके, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इसके अलावा डाइंग एंड टेक्सटाइल केमिस्ट्री, हमने एक मेडिसिन के उसमें केमिस्ट्री देख ली। अब अगर हम बात करें कलर कैसे करना है क्लॉथ्स के ऊपर, तो उसमें भी कुछ ना कहीं पर केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है। तो एंशिएंट इंडियंस वर स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ डाइंग टेक्सटाइल, है ना। ये लोग क्या करते थे? टेक्सटाइल को कलरफुल करते थे, और ये क्या करते थे? नेचुरल डाइज यूज करते थे, डिराइव फ्रॉम प्लांट, मिनरल, इंसेक्ट। दे हैड नॉलेज ऑफ मॉडर्न्स and dye fixing agent that improve the color fastness of textile। ओके, तो ये जो है नेचुरल डाई का यूज कर रहे हैं। और एक और चीज आप याद रखो कि जो नेचुरल डाई का यूज कर रहे हैं ना, ये अभी से नहीं कर रहे हैं, वो कब से कर रहे हैं? जब से वो आदि मानव थे। आदि मानव के काल से जब वो गुफाओं में पेंटिंग्स किया करते थे, तो उसमें जो कलर यूज करते थे वो पेंटिंग पर्पस, दैट वाज नेचुरल कलर, है ना, वो जो प्लांट से बनता था। तो वो जो केमिस्ट्री का इतिहास है वो अभी से नहीं है ना, हम आदि मानव काल से उसको यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बहुत डेवलपमेंट उसमें हुआ होगा। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमी। ओके, वहाँ पर हमने फिजिक्स डिस्कस किया था, यहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमी की जानकारी जो है यहाँ पर आपको वेदास और अर्ली टेक्स्ट से मिलती है। द अर्लीस्ट रेफरेंसेस टू एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया फाउंड इन द वेदास। कहाँ पर सबसे पहले इंफॉर्मेशन है? दैट इज वेदास, पर्टिकुलरली इन ऋग्वेद, है ना। तो ऋग्वेद हमारे पूरे वेदास जो 4 वेदास हैं उनका पहला टेक्स्ट है, और उसमें आपको जानकारी मिलेगी किसकी? एस्ट्रोनॉमी की। द ऋग्वेद कंटेन्स हाइंट्स दैट मेंशन द मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या मेंशन करता है? तो बस सेलेस्टियल बॉडीज को मेंशन नहीं करता है, वो उसकी मूवमेंट को भी मेंशन करता है। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन फॉर रिलीजियस रिचुअल्स, ठीक है। तो रिलीजियस रिचुअल्स अगर आपको करना है, कुछ भी आपको यज्ञ करना है, तो उसके लिए भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन लगती है कि सन की पोजीशन क्या है, चंद्र की पोजीशन क्या है, तो वो भी जो है बहुत मैटर करता है। ओके, तो ये भी जो है आपको मेंशन है वेदास में, है ना। जैसे आपको शायद ये वाली जानकारी होगी कि जो ऋग्वेदिक पीरियड है, यहाँ पर जो नेचुरल फोर्सेस है उनकी पूजा की जाती थी। मतलब हम लोग किसकी पूजा करते थे? नेचुरल फोर्सेस की। और हर नेचुरल फोर्सेस का पर्सोनिफिकेशन कर दिया था, जैसे इंद्रदेव, वरुण देव, सूर्य देव। तो यहाँ पर जो है बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडी भी नेचुरल फोर्सेस में इन्वॉल्व थी। तो वी वर इवन वर्शिपिंग दैट नेचुरल फोर्सेस एट दैट टाइम। ओके, सो ये याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है ज्योतिष। Jyotish, the traditional Indian system of astronomy and astrology, developed as a distinct discipline. Jyotish means science of light, है ना। तो ये शायद अभी आप इस टर्म को डेसिफर करोगे, इसका मतलब क्या है? तो ज्योति, ज्योति प्लस श, तो ये है साइंस, और ज्योति का मतलब क्या होता है? लाइट। तो लाइट का जो साइंस है दैट इज ज्योतिष, एंड एनकम्पासेस बोथ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी एंड द कास्टिंग ऑफ होरोस्कोप, ठीक है। तो ये आपको ज्योतिष के बारे में जानकारी मिलती है ना। तो देखो एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी ज्योतिष के बारे में। सबसे पहली जानकारी आपको कहाँ पर मिल रही है? तो एक तो हमने वेदास में देख लिया। वेदास को पढ़ने के लिए आपके कुछ वेदास के अंग होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेदांग। तो वेदांग जो है, मैं बात करूँगी इसकी, वेदांग इज ऑल्सो वन ऑफ योर टॉपिक।
जो आपका अलग से सिलेबस में कवर्ड है, इसके ऊपर हमारा कंप्लीट लेक्चर होने वाला है, बट ये आप अभी समझ लेना कि जो वेदांग है, इसमें बोला गया है कि वेदास के 6 डिस्टिंक्ट पार्ट है ना, 6 डिस्टिंक्ट पार्ट मतलब 6 बॉडी पार्ट, और उसमें आपका जो है कल्प, व्याकरण, ज्योतिष इज ऑल्सो दैट्स पार्ट। तो ये भी याद रखना कि जो ज्योतिष है ये वेदांग का भी पार्ट है ना, लिख लो आप वाली इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है सिद्धांत। तो बेसिकली the Siddhantas are a group of ancient astronomical texts that form the basis of Indian astronomy. The most well known among them are सूर्य सिद्धांत। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमी के बेसिक टेक्स्ट है, आपको इनके नाम याद रखना है कि सूर्य सिद्धांत किससे रिलेटेड है। तो ये रिलेटेड है एस्ट्रोनॉमी से। ब्रह्म सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि, जल्दी से बताओ सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी हुई है ना, तो ये किसने लिखी है, भास्कर सेकंड ने। दिस टेक्स्ट कवर topics such as planetary motions, eclipses and timekeeping. Okay, so ये आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में याद रखना है। और हम देखेंगे यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर आर्यभट्ट का कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जो 5th सेंचुरी में रहते थे, इन्होंने आर्यभट्टियाँ लिखी हुई है ना। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया हुआ है, हमने अभी 2 बार इसको पढ़ लिया, ऑफ द सोलर सिस्टम विद द अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। आर्यभट्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स, और पाई की बात हमने की थी, हमने डिस्टेंस की बात की थी सन एंड अर्थ के बीच में, है ना। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। भास्कर फर्स्ट एंड भास्कर सेकंड, अभी हम थोड़ा देर पहले डिस्कस किया कि सिद्धांत शिरोमणि भास्कर सेकंड की है। इसमें क्या है, प्लैनेटरी मोशन के सेक्शंस कवर्ड है, एक्लिप्सिस के बारे में, एल्जेब्रिक मेथड के बारे में यहाँ पर कवर्ड है। इसके अलावा इंडियन कैलेंडर सिस्टम, देखो हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके अंदर जनवरी फरवरी मंथ आते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ इंडियन कैलेंडर्स भी है। इंडियन कैलेंडर्स जो है वो है शक संवत, विक्रम संवत, गुप्त संवत। यहाँ पर ये आप याद रखेंगे कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर हम फॉलो करते हैं दैट इज जनवरी फरवरी वाला, वो बेस्ड है सोलर मोशन से, है ना। बेसिकली हमारा जो अर्थ का मोशन है जो रिवॉल्व कर रहा है सूर्य के अराउंड, उससे रिलेटेड है। बट हमारा इंडियन कैलेंडर सिस्टम रिलेटेड है मून की पोजीशन में। जैसे आपको पता होगा कि हर एक मंथ जो है वो 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें 15 दिन का क्या होता है, अमावस्या होती है, और 15 दिन का आपका पूर्णिमा होता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा किससे रिलेटेड है, आपके मून से रिलेटेड है। बट यहाँ पर अगर आप सूर्य की बात करोगे तो वो ग्रेगोरियन कैलेंडर रिलेटेड है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप याद रखना। नेक्स्ट सूर्य सिद्धांत है ना, ये वाली बुक हमने अभी बात की, सूर्य सिद्धांत जो है। और आप याद रखना कि जो हमारा शक, विक्रम और गुप्ता संवत है, ये 3 क्या है, इंडियन कैलेंडर है। और ये किससे रिलेटेड है, तो ये मून की पोजीशन से रिलेटेड है ना, मून की पोजीशन से रिलेटेड है। बट ऐसा नहीं कि बस हम मून की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर सूर्य सिद्धांत में सूर्य की भी एक एस्ट्रोनॉमिकल कंसेप्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, सो मून से रिलेटेड है। और मून में अगर आप देखो तो चंद्र पक्ष होता है, और इसमें होता है आपका पूर्णिमा और अमावस्या। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर इनके नाम आप याद रखना। तो यंत्र है कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली यूज होंगे किसके लिए, तो एंगल्स को मेजर करने के लिए और सेलेस्टियल बॉडीज की पोजीशन को समझने के लिए। तो यहाँ पर जो है घटी यंत्र होता है जो टाइम को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो घटी यंत्र आप याद रखेंगे जो टाइम के मेजरमेंट के लिए यूज होता है। इसके अलावा एक्लिप्सिस एंड प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स मेड डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ सोलर एंड लूनार एक्लिप्सिस। दे डेवलप्ड मेथड्स फॉर प्रिडिक्टिंग द ऑकरेंसेस ऑफ एक्लिप्सिस एंड अंडरस्टैंडिंग द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, है ना। आप लोगों को पता होगा कि जब सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, तो उसमें आपके बहुत सारे उसके आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। तो वो जो है ये सब एक साइंस है कि सोलर एक्लिप्सिस क्या होता है, लूनार एक्लिप्सिस कैसे होंगे, उसके ऊपर क्या ऑब्जर्वेशन है, उसमें फिर क्या पोजिशन है ग्रहों की। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज़ की। ट्रेडिशनल मेथड जो होती थी उसमें एग्रीकल्चर एक बहुत साइंटिफिक वे में किया जाता था। जैसे अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना कुछ 2-3 चीज़ें आप याद रखना। एक तो आपको ना मिक्स्ड क्रॉपिंग के एग्जाम्पल मिले हुए हैं।
अब मिक्स्ड क्रॉपिंग जो है ना आज के समय पर बहुत प्रमोट की जा रही है कि ये वाली सिस्टम आपको फॉलो करना चाहिए जिससे आपकी फर्टिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग की जानकारी मिल रही है जो एक साइंटिफिक मेथड है ऑब्वियसली, लाइक उसमें कुछ ना कुछ तो इन्होंने R&D की होगी तभी उसको डेवलप किया था। इसके अलावा आपको इरिगेशन सिस्टम की जानकारी मिल जाती है कि हमारे एंशिएंट इंडिया में इरिगेशन सिस्टम हुआ करता था। हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर हम लोग डिफरेंट जो वेल्स वगैरह है उसको डिज़ाइन करते थे, है ना, जैसे हमने बात की थी अभी पहले कि जो वेल्स है वो एक मैथमेटिकल इंजीनियरिंग उसमें भी लगती है आपकी, है ना। सो ये आप याद रखो। इसके अलावा ये देखो ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है और ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और ड्रेनेज सिस्टम क्या करेगा, तो ये बेसिकली जो ड्रेन है, जो भी यहाँ पे घर का जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको निकालने का काम आएगा। और यहाँ पर से अगर आप देखोगे इसको अगर आपने कवर कर दिया तो आपकी हेल्थ एंड हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो जैसे हमने बात की कि IVC में आपको मिक्स्ड क्रॉपिंग मिलती है, इरिगेशन प्रैक्टिसेस, वेल्स मिलती है, इसके साथ साथ एक बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा। और आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे बेस्ट ड्रेनेज सिस्टम एंशिएंट इंडिया में कहाँ पर देखने को मिलता है। इट इज़ अ फैक्ट और आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो वो आपको मिलता है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर लोकेटेड है, तो धोलावीरा है गुजरात में एंड इट इज़ अ एंशिएंट हिस्ट्री साइट, ओके, इंडस वैली साइट स्पेसिफिकली, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट का आपको मिल जाएगा, जैसे हमने बात की इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको धोलावीरा की जानकारी मिलेगी वाटर मैनेजमेंट के लिए, रिजर्वॉयर के लिए, ठीक है, और ड्रेनेज सिस्टम के लिए। इसके अलावा एंशिएंट मेसोपोटामिया इन्होंने भी डेवलपमेंट किया था, इरिगेशन कैनाल्स की आपको देखने को मिलेगा और जो है रिजर्वॉयर भी देखने को मिलेगी। रिजर्वॉयर में भी आप धोलावीरा का एग्जाम्पल देख सकते हो, ओके। सो दिस वॉज आवर लेक्चर, ओके, इस जिसमें हमने साइंटिफिक एडवांसमेंट को बहुत कॉम्प्रहेंसिव मैनर में डिस्कस किया है। होपफुली बहुत सारे फैक्ट आपको जानने को मिले होंगे और अगर आपको कुछ भी आपको अगर हमसे बहुत कुछ हेल्प मिली आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट तो आप बिल्कुल हमको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। और इसके साथ साथ आप इस वीडियो की लेक्चर सीरीज़ को देखते रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।